हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ये सेक्शन फोर्थ का शिक्षण अधिगम और विद्यालय से रिलेटेड है। और ये इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2009 से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है। ये उसी का ये पूरा पेपर है। आगे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबरों का। शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का जो उद्देश्य क्या है? छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित दिशा में परिवर्तन, छात्रों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण, उचित नौकरी में चयनित होना। तो जो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित दिशा में परिवर्तन होना ही शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि यह अनिवार्य है। बच्चों को ट्रिब्यूनल स्वीकार करना चाहिए। या बच्चों को संगठित और व्यवस्थित कार्य के महत्व को समझना चाहिए। यदि वे शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे उन्हें मदद मिलेगी। बताइए, कक्षा में अनुशासन होना क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए? तो इसका हमारा सही और स्पष्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, कि बच्चों को संगठित और व्यवस्थित कार्य के महत्व को समझाने के लिए, यानी कि संगठित और व्यवस्थित कार्य को समझाने के लिए अनुशासन हमारे लिए आवश्यक है। इस बात पे जोर देना चाहिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 1 लाइक 1 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, इग्नू के कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाए जाते हैं? जो इग्नू का जो चैनल चल रहा है वो कौन सा चैनल है जिस पर इग्नू से रिलेटेड कार्यक्रम चलाए जाते हैं? बात करते हैं इग्नू की स्थापना की। तो इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है इग्नू का वह दिल्ली में है। तो कौन सा चैनल है? मुक्त चैनल, एकलव्य चैनल, ज्ञान चैनल या व्यास चैनल? तो इग्नू का जो चैनल है वो है ज्ञान चैनल पे। इग्नू से जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पे चैनल चलाया गया है, जहाँ पे आप पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे किया जा सकता है पढ़ाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा की सर्वोत्तम परिभाषा। शिक्षा की सर्वोत्तम परिभाषा हो सकती है तैयारी, ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, बौद्धिक स्वतंत्रता। जो शिक्षा की जो सर्वोत्तम परिभाषा होगी कि इसमें क्या होना चाहिए? तैयारी होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या सीखना होना चाहिए, या बौद्धिक स्वतंत्रता होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा में बौद्धिक रूप से स्वतंत्र रखना ही इसकी सर्वोत्तम परिभाषा कही जा सकती है, कि बालकों में किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उनको बौद्धिक रूप से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एन की बात करें तो एन इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो वह दिल्ली में है। भारत प्रसन्नता कौन सा संगठन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को देखभाल करता है? तो जो शिक्षा की जो व्यवस्था को देखभाल करता है वो एनसीटी ही करता है। जिसका राइट ऑप्शन तो ए हो गया। आगे एमसीआई के बारे में जान लेते हैं कि एमसीआई क्या है। एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
इंडिया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। और इसका जो मेडिकल का जो अधिनियम था वह 1933 के तहत इसको 34 में स्थापित किया गया था। और अभी इसी के का नाम बदल के NMC, ये कब बदला? ये 2019 में नीति आयोग की सिफारिश पर बदला है। नेशनल मेडिकल कमीशन, सी का मतलब कमीशन है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। और ये 2009 में नीति आयोग की सलाह पर इसे चेंज किया गया 2009 में। बात करते हैं नीचे AICTE, इसका मतलब होता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1995 AICTE की। और इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और हेड क्वार्टर की बात करें तो वह न्यू दिल्ली में है। तो ये दिल्ली में स्थित है। और स्थापना 1945 में हुई थी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के रूप में। CSIR की बात करें तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक CSIR, यानी कि सी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ, इसका मतलब साइंटिफिक, एंड आई का मतलब इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। और इसका हेड क्वार्टर भी दिल्ली में ही है। लगभग सभी का हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी इस क्वेश्चन की। और हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, NCTE। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन था ए वाला, जो मैंने थोड़ा सा कचरा हो गया था। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता का जो कार्य करता है वो NCTE ही करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61वां क्वेश्चन है, शब्दकोश एक है, ऑडियो माध्यम, दृश्य माध्यम, प्रिंट मीडिया या श्रव्य दृश्य माध्यम। बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। तो जो शब्दकोश है ये हमारा प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। शब्दकोश जो एक प्रिंटेड रूप में प्रतियां छपी हुई रहती है शब्दकोश की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में पहले दिन के उद्घाटन के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त रहेगा? यानी कि आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाई करा रहे हो तो कौन सा टॉपिक या शीर्षक आपके लिए उपयुक्त रहेगा? मेरा सबसे अच्छा दोस्त, या मेरा पड़ोस, या मेरा स्कूल, या मेरा परिवार। जब छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो आपको उसके परिवार से रिलेटेड बातें पूछना चाहिए, यानी कि सबसे उपयुक्त जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा परिवार से रिलेटेड, यानी कि मेरा परिवार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, एक अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों को अपना पाठ आसानी से सीखने में मदद करता है, या बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, या कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यदि कोई बच्चा कक्षा में पढ़ाया गया पाठ ठीक से नहीं समझ पाता है तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा है, आपने जो पढ़ाया उसको सही तरीके से नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? पाठ दोहराएंगे, या छात्रों को अतिरिक्त किताबें या शिक्षण सामग्री के लिए कहा जाएगा, या बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानेंगे, या बच्चे की पृष्ठभूमि से उदाहरण चुनकर पाठ को दोबारा पढ़ाएंगे। तो सबसे सही और अच्छा तरीका ये रहेगा कि बच्चा जिस पृष्ठभूमि से आया है उसी से रिलेटेड आपको उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए,
जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा बच्चे की पृष्ठभूमि से संबंधित उदाहरण चुनकर पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण का अर्थ क्या है? अपने स्वयं के सामाजिक मानकों का निर्माण करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन एवं समायोजन, या हमेशा सामाजिक मानकों का पालन करें। तो सामाजिकरण का मतलब होता है कि बच्चे को या शिक्षा से संबंधित उसे सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन स्थापित करना, यही सामाजिकरण है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन एवं समायोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षक की कहानी समझाना, अपने विषय का पाठ पूरा करना, शिक्षण के दौरान बच्चों को सहज रखना, नियमित रूप से कक्षाएं लेना। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षक की कहानी समझाना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बच्चों को शिक्षक की कहानी समझाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षकों को कहा गया बच्चों को समझाना, अपने विषय का पाठ्यवस्तु को पूरा करना, शिक्षण के दौरान बच्चों को आराम से रखना, नियमित रूप से कक्षाएं लेना। तो इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा शिक्षकों को कहा गया बच्चों को समझाना, यानी कि ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक ने कहा है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, कथन है कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है। पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में क्या होते हैं? अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये सत्य है क्या? सच हो सकता है, लिंग भेद दर्शाता है, या बुद्धि के कई क्षेत्रों के लिए बिल्कुल सही है। बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये वाक्य में बताता है कि ये लिंग भेद को दर्शाता है। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंग भेद दर्शाता है ये कथन, ये वाला कथन लिंग भेद को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है। कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड बिल्कुल इनपुट का काम करता है। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, लोटर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? जो विजुअल डिस्प्ले है ये आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लोटर भी आउटपुट है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंजी पटल, यानी कि कीबोर्ड इनपुट का कार्य करता है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। 68 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? इस पर गौर करना है कि जो एनसीईआरटी है इसका उद्देश्य नहीं है। बात करते हैं एनसीईआरटी की, इसकी स्थापना 1961 में ही, और ये इसका है जो हेड क्वार्टर है वो भी दिल्ली में है। तो ये क्या नहीं करता है? देखिए, शिक्षकों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और समन्वय करना, ये भी इसी का कार्य है। शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नियम और विकसित करना, ये कार्य इसका नहीं है, ये कार्य है एनसीटीई का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए नियम बनाने का कार्य एनसीटीई का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो एनसीटी है वो बीएड, एमएड, डीएलएड इनके जो
पाठ्यक्रम तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 दत्त कार्य का उद्देश्य है। छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, बिल्कुल नहीं। हस्तलेख में सुधार करना, छात्र सीखने में माता पिता की भागीदारी, नहीं। स्व अधिगम को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। स्व अधिगम को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य दत्त कार्य का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत में जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो इसका 71वें का ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? 72वें क्वेश्चन में हम चल रहे थे और इसका जो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है कि उपयुक्त कौन सा उपकरण नहीं है संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए। एक कर्तव्य, मौखिक प्रश्न, टर्मिनल परीक्षा या प्रश्न मंच पहेली। तो इसके लिए हमारा जो टर्मिनल परीक्षा है वो उपयुक्त नहीं होगा, इसी ये वाला उपकरण, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। प्रश्न मंच और पहेलियाँ ये भी संरचनात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड है। मौखिक प्रश्न पूछना भी ये भी है। एक कार्य देना या कर्तव्य देना, ड्यूटीज देना, ये भी एक संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छे उपकरण है। तो इसमें टर्मिनल वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी वाला। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्कूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही नहीं है, मतलब वे सामाजिक परिवर्तन की शक्तिशाली एजेंसियां, बिल्कुल है। वे सांस्कृतिक स्थानांतरण की सामाजिक इकाइयाँ हैं, बिल्कुल है। वे देश में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से भी प्रभावित हैं, बिल्कुल। वे संघर्ष और अलगाव के संभावित साधन हैं, ये नहीं है। अलगाव का कार्य नहीं करती है जो स्कूल वगैरह है। तो इसमें यही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, बाकी सब है। तो कौन सा सही नहीं? अलगाव और संभावित साधन, असंभावित साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षकों और साथियों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षकों साथियों यानी कि शिक्षक साथियों के बीच में बातचीत का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? यह प्रभावी सीखने में मदद करता है, यह शिक्षक को संतुष्टि प्रदान करता है, ये विद्वानों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बेहतर सामूहिक संबंध बनाता है। तो जो बातचीत करना है, तो बातचीत से क्या होता है, हमें मदद मिलती है सीखने में। मान लो कोई सवाल नहीं आता है हमें, तो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने सहपाठियों से या सहभागियों से, हमारे जो संगी साथी होते हैं उनसे बातचीत करके हम उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यह प्रभावी है, सीखने में मदद करता है, यह सीखने में प्रभावी मदद करता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यह प्रभावी सीखने में मदद करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन पे। और लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, यदि कोई बच्चा अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता है तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे या कैसे मदद करेंगे, बताइए। वो अपने बहन भाइयों से झगड़ता है तो आप उसे स्कूल में सजा देंगे या दूसरों से उसकी तुलना करने से वह हतोत्साहित करेंगे उसे, या माता पिता से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, या उसे अकेले में ले जाकर उसे ऐसे व्यवहार का कारण का पता लगाएंगे। तो बिल्कुल यही कार्य किया जाएगा कि वह क्यों झगड़ रहा है, उसके कारणों का हमें पता लगाना है और उसके व्यवहार का कारणों का पता लगा के उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है हमें। तो ये कार्य करना है, ना कि सज़ा देने का, हतोत्साहित करने का, ना कठोर कार्रवाई करने का। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री
निम्नलिखित में से एक विशेषता या गुण होती है। ये अच्छी दिखती है, ये सभी विभागों को जागृत करती है, सभी के लिए दृश्यमान है, इसे बनाना आसान है। तो बात करें कि जो एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री वह होती है जो सभी विभागों यानी कि सभी पक्षों को अच्छी तरह समझा सके, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी विभागों को जागृत करने वाली सहायक सामग्री होना चाहिए, यही उसमें गुण होना चाहिए। बनाना तो आसान होता है ही सही, वो तो शिक्षण सहायक सामग्री पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी सामग्री तैयार करें कि सभी पक्षों को वो जागृत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में 77वां क्वेश्चन है और लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 77वां है, कक्षा में उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए क्या वांछित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए सही नहीं है। फेलोशिप की स्वायत्तता या शिक्षक को नवाचार के लिए स्वतंत्रता, सतत शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक या गलत व्यवहार के लिए सजा। तो कौन सा कार्य सही नहीं है शिक्षण अधिगम के वातावरण के लिए, तो इसका जो सही है वो है गलत व्यवहार के लिए सजा। ये नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि गलत व्यवहार किस प्रकार कर रहा है, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, ना कि सज़ा देना चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गलत व्यवहार के लिए सजा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 में, एक प्रभावी कक्षा का वातावरण होता है। जो प्रभावी कक्षा का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सहायता का, छात्र शिक्षक की लाइव बातचीत, आपस में लाइव यानी आपस में बातचीत, आपसी बातचीत या आपसी बातचीत भी बोल सकते हैं, आपसी बातचीत, लाइव यानी आपसी बातचीत, मूसलाधार चुप्पी यानी घनघोर शांति, मूसलाधार चुप्पी का मतलब घनघोर शांति चुप्पी, अत्यधिक अनुशासन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अत्यधिक अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए कि बच्चों में और शिक्षक में दोनों में आपसी बातचीत होती रहे, तो इससे कक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा प्रभावी बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चुप्पी वगैरह नहीं होगी, अनुशासन भी नहीं होगा, और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सहायता प्राप्त सामग्री, तो ये सही और आंसर हो जाएगा हमारा 78वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 79 वाला क्वेश्चन, छात्रों में नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित विकास तभी हो सकता है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी ढंग से विकास तभी हो सकता है जब शिक्षक टिकाऊ मूल्यों की बात करे, या वह स्वयं अनुपालन करता है, या महान लोगों की कहानी बताता है, या पठन सामग्री उपलब्ध कराता है। तो जो छात्रों में नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकास के लिए तभी संभव है जब खुद शिक्षक उनका अनुपालन करे, स्वयं इन चीज़ों का पालन करे, तभी वह बच्चों को सिखा सकता है नैतिक मूल्य। तो ये स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। अब इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी? अग्रिम कौशल पर, मौखिक संचार कौशल पर, या बच्चों की समझ पर, या बच्चों की पसंद पर। तो जो शिक्षण है वो समझ पर डिपेंड करता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, और किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहा है, या कौन सी शिक्षण शैलियों का उपयोग कर रहा है। तो समझ जरूरी है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि जो शिक्षण की सफलता है वह समझ के ऊपर निर्भर करती है कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ये अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में
उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों। वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।